नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर पे जो अपन लोग चर्चा करते हैं उसी क्रम में आज फिर से हम आप लोगों के सामने हैं। तो ये सितंबर माह की करंट अफेयर अपन लोग पढ़ रहे हैं। डेली अपन लोग 5 से 6 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, लेकिन उनमें आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों के सामने होते हैं। अगर आप इस 10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो के लिए अगर ठीक से देखते हैं तो आप लोगों के न जाने कितने क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर होंगे। और ऐसे ही अपन लोग पर डे जो है एक वीडियो अपलोड करते हैं, एक वीडियो आप लोगों के सामने आता है करंट अफेयर का। तो इसमें न जाने कितने क्वेश्चन आप लोगों के सामने होते हैं। तो आप लोगों की जो करंट अफेयर वो काफ़ी स्ट्रांग होगी अगर आप इसे डेली वॉच करते हैं तो जो है। तो देखिएगा, आज आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है 2025, इसको अभी हाल ही में किसने जीत लिया है। तो सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं जो है कि फार्मूला 1 रेस जो है आप लोगों के जो ऑर्गेनाइज करते हैं दुनिया के अंदर, उसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल्स। ये एक बॉडी है दुनिया के अंदर जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल्स, जो हर साल क्या करती है, फार्मूला 1 रेस जो होती है उनको ऑर्गेनाइज करती है। 1904 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बना हुआ है आप लोगों की किसमें, फ्रांस का कैपिटल पेरिस के अंदर। और मोहम्मद बिन सुलेमान जो है इसके कौन है, वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो ये जो आप लोगों का जो FIA है, ये साल भर में 24 प्रकार की फार्मूला 1 रेस या 24 फार्मूला 1 रेस को ऑर्गेनाइज करता है। यानी हम मान सकते हैं कि एक महीने में 2 फार्मूला 1 रेस होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार एक महीने में भी फार्मूला 1 रेस एक भी नहीं होती, और कुछ महीनों में एक महीने में 4-4 फार्मूला 1 रेस तक हो जाती हैं। ध्यान देना है आप लोगों के लिए कि जो फार्मूला 1 रेसेज होती हैं आप लोगों के, इसमें आप लोगों के जो विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं वो अपनी गाड़ियां उतारती हैं। जैसे फरारी हुआ, जैसे रेडबुल हुआ, जैसे मर्सिडीज हुआ, जैसे मैक्लारेन हुआ। इस प्रकार के आप लोगों की जो कंपनियां हैं वो अपनी 2-2 गाड़ियां उतारती हैं, यानी एक कंपनी 2 गाड़ी उतारती है। और जो फार्मूला 1 रेसर होते हैं ये आप लोगों के, ये किसी भी देश के होते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो इसमें जो फार्मूला 1 रेसर होते हैं वो और जो कंपनी होती है वो, जो विनिंग राशि होती है वो दोनों के बीच आधी आधी बांटी जाती है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कोई भी फार्मूला 1 रेसर या फार्मूला 1 रेस जो है वो किसी भी देश का पर्टिकुलर प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि वो कंपनी और जो ड्राइवर चला रहा है वो, उन दोनों के बीच जो है फार्मूला 1 रेस की राशि बांटी जाती है। यानी ये वो कंपनी के प्रतिनिधित्व करते हैं आप लोगों के। तो अभी हाल ही में जो फार्मूला 1 रेस हुई है आप लोगों की, ये हुई है आप लोगों के कहाँ पे, इटली के अंदर, जिसका नाम है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। और हम ये आपको बता दिए हैं कि जिस शहर में या जिस देश के अंदर ये होती है उसके नाम के इसका नाम हो जाता है। जैसे 2011 में ये भारत में हुई थी, ये हुई थी आपके दिल्ली में, यानी दिल्ली के बगल में गुरुग्राम जो बना हुआ है यहाँ पर हुई थी, लेकिन इसका नाम रखा गया था इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, जहाँ की दिल्ली ग्रैंड प्रिक्स। तो वो देश के नाम पे भी हो सकती है और किसी शहर के नाम पे भी हो सकती है, आपने ध्यान रखना। तो इसके लिए अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। इस साल की ये तीसरी रेस थी जो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। ये आपके डच यानी नीदरलैंड के एक फार्मूला 1 रेसर है जो रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसके लिए अभी हाल ही में जीत लिया है आप लोगों की किसने, मैक्स वर्स्टैपेन ने। फार्मूला 1 रेस आप लोगों के इस टाइप की कारें होती हैं जो कि आप लोगों की जो है एक रेस होती है, उसमें आपके बने। अच्छा, साल भर में मैंने कहा आप लोगों की 24 रेसें होती हैं, ये 16वीं रेस थी आप लोगों की। 14 रेस मैंने आपके सामने रख दी है। 15वीं रेस के विनर आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन के विनर हैं आप लोगों के, वो मैंने आपको बता दिए। तो अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप लोग, मैंने अभी क्या बताया, ये इस साल की इनकी जो है कौन से नंबर की आपकी तीसरी जो है रेस है। मैक्स वर्स्टैपेन ने 2 रेसेस से पहले जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, और आपके इमलिया जो रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स है रोमानिया, इसके लिए इन्होंने जीता है, और ये तीसरी जीत रही है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इस साल जो है 6 फार्मूला 1 रेस अभी तक जीत चुके हैं। कौन, आपके ऑस्ट्रेलियन आपके जो F1 रेसर हैं जिनका नाम है आप लोगों के ऑस्कर पियास्ट्री, इनका नाम भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना। मैक्लारेन की ये गाड़ी चलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मेरा मानना है अभी तक जैसे वो खेल रहे हैं, जैसे वो जीत रहे हैं फार्मूला 1 रेसें, इस साल के ग्रैंड स्लैम वही बनेंगे, क्योंकि 22 रेसों में सबसे ज़्यादा जो जीतता है वही उस साल का फार्मूला 1 रेसर जो है माना जाता है। इस साल की पहली फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, और अंतिम फार्मूला रेस आप लोगों के कहाँ पे होना है, अबू धाबी में होना है। ध्यान रखना, अबू धाबी यानी UAE के अंदर होना है। ये 24 फार्मूला 1 रेस आप लोगों के सामने यहाँ पर दी हुई है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च कर दिया गया है, और इस अभियान का संबंध जो है किससे है और ये क्या है, उस पर चर्चा होनी है। आप सभी लोग जानते हैं जिस दिन अपन ये वीडियो शूट कर रहे हैं यानी 17 सितंबर, आज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और इस साल वो जो है 2025 में 75 साल के हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और इस 17 सितंबर से लेके
महात्मा गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर तक हमारे देश के अंदर एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है आप लोगों के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके लिए जागरूक करना, इसके साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनके लिए जागरूक करना। इस अभियान के तहत हमारे देश में क्या किया जाएगा, इस अभियान को पूरे जो है 15 से 20 दिन जो भी टाइम हो रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के दिन, उसमें देश के अंदर 75,000 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे और महिलाओं बच्चों की चेकअप किए जाएंगे, उनके लिए अवेयरनेस दी जाएगी विभिन्न प्रकार की, उनके स्वास्थ्य के लिए जो है जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सब चीज़ें बताई जाएंगी इस हेल्थ कैंप के माध्यम से। और इसी के साथ साथ 17 सितंबर यानी आज से देश की सभी आंगनवाड़ियों पर पोषण माह जो है वो शुरू हो रहा है नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर। आप लोग ध्यान रखना है। तो ये है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो आप लोगों के इस समय से चलेगा। महिलाओं और बच्चों के लिए ये पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है, ना कि सिर्फ किसी एक राज्य के अंदर। ध्यान रखना। अभी अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो, इसका सफल परीक्षण जो है वो किसने किया है। तो क्रूज मिसाइल अपन लोग समझते हैं दुनिया के अंदर 2 मिसाइलें होती हैं, 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो वायुमंडल के बाहर चलती हैं और एक होती है क्रूज मिसाइल जो वायुमंडल के अंदर चलती हैं। ये छोटी कम दूरी का निशाना भेजने के लिए का यूज किया जाता है क्रूज मिसाइल का। तो अभी हाल ही में फ्लेमिंगो नाम की क्रूज मिसाइल है, ये स्वदेशी पहली क्रूज मिसाइल है यूक्रेन की, जो अभी हाल ही में यूक्रेन ने इसका सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है। ध्यान रखना। और इसके लिए बनाया है एक स्टार्टअप है फायर पॉइंट के नाम से यूक्रेन का, इसने बनाया है FP5 यानी Fire.5 नाम की आपकी फ्लेमिंगो के नाम से क्रूज मिसाइल है, इसको अभी हाल ही में तैयार किया है। इसकी रेंज होगी 3000 किलोमीटर जो है, ध्यान रखना है आपके लिए, और इसकी स्पीड होगी 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ेगी। 1150 किलोग्राम का ये वॉरहेड अपने साथ में ले जा सकती है। वॉरहेड के लिए अपन यहाँ पे एक विस्फोटक सामग्री के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि मिसाइलें हमेशा जो है विस्फोटक सामग्री को लेके जाती हैं और रॉकेट उपग्रह को लेके सीधे स्पेस में जाते हैं। तो इस बात आपको ध्यान रखना है कि ये वॉरहेड लेके जाएगा लगभग 1150 किलोग्राम। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बेसिक चीजें याद रखना। ये आपके रिवीजन स्लाइड मैंने यहाँ पे लगा दी है थोड़ी सी। आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन आपके ड्रोन के नाम से यूक्रेन ने ही तैयार किया था, और दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार को इंपोर्ट करने वाला देश जो है वो कौन बन गया है, यूक्रेन बन गया है। पहले हम हुआ करते थे जो है भारत, अब हम चले गए सेकेंड नंबर पे। रसिया से युद्ध के कारण से यूक्रेन दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री बन गया है किस चीज के क्षेत्र में, हथियारों के इंपोर्ट करने के मामले में। रिसेंटली मैंने अभी बताया आप लोगों के लिए बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल, यानी दुनिया में 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। वायुमंडल के बाहर चलती हैं आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि वायुमंडल के अंदर चलती हैं आप लोगों के क्रूज मिसाइल। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये लंबी दूरी का निशाना भेजने के लिए यूज में ली जाती हैं और ये कम दूरी का निशाना भेजने के लिए यूज में ली जाती हैं। ध्यान रखना। अब मैंने एक स्लाइड यहाँ पे लगाई है आप लोगों की, बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस क्रूज मिसाइल। ध्यान रखना। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज के लिए कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइलें आप लोगों के जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो 1000 किलोमीटर से कम दूरी का निशाना भेजने के लिए यूज में लिया जाता है। एक होती है आपके मीडियम आपके बैलिस्टिक मिसाइल जो 1000 से लेके 3500 किलोमीटर तक के निशाने को भेजने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके बाद में होती है आपके इंटरमीडिएटर एंड बैलिस्टिक मिसाइल 3500 से लेके 5500 किलोमीटर की दूरी का निशाना अगर भेजना है तो इनका यूज किया जाता है। और इसके बाद में सबसे आखिरी नंबर पे होती है आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 5500 से ऊपर का निशाना भेजने के लिए इनका यूज लिया जाता है। तो ये होती है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएटर रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। 4 प्रकार की आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है जिनका यूज जो है लंबी दूरी का निशाना भेजे। हम चलते हैं क्रूज मिसाइल पे। क्रूज मिसाइल जो है ये आप लोगों की 4 प्रकार की होती है, आप लोगों को इस चीज के लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले होती है आप लोगों के कौन सी क्रूज मिसाइल, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सेकेंड नंबर पे होती है आप लोगों की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड थर्ड नंबर पे होती है आपके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों के लिए 1 मैक, यस ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि क्रूज मिसाइल की स्पीड हमेशा मैक में मापी जाती है। इसका मतलब क्या है, मैक मतलब होता है हवा किसकी स्पीड, साउंड की स्पीड। मैं बोलूं 1 मैक यानी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रूज मिसाइल कोई सी जो है आवाज की गति है, साउंड की स्पीड से दौड़ रही है। मैं बोलूं 0.5 मैक आप अंडरस्टैंड करेंगे आवाज की गति से आधी स्पीड से दौड़ रही है। मैं बोलूंगा 5 मैक तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आवाज की गति से 5 गुना स्पीड ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। तो सबसे पहले होती है आप लोगों के सबसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी स्पीड होती है 0.8 मैक तक या 1 मैक से कम स्पीड होती है।
इसके बाद में 2 से 3 मैक यानी 3 मैक तक की आपकी स्पीड जो है वो तक काम करती है आप लोगों की कौन जो है हाइपर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जबकि 3 से 5 मैक की स्पीड यानी 5 मैक की स्पीड 3 मैक के ऊपर की स्पीड जो होती है आप लोगों के इस स्पीड से चलती है आपके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो सबसे एडवांस होती है। वैसे आप लोगों के लिए ये चीज़ मालूम भी होगी जो है कि मैं लगभग बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना कि 1224 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है अगर कोई वस्तु अगर दौड़ रही है इतनी स्पीड से कि वो इतने किलोमीटर क्रॉस कर जाती है अगर जो है, तो अपन मान के चलते हैं कि वो स्पीड उसकी कितनी होगी 1 मैक होगी 1 घंटे में। ध्यान रखना आप लोग इस सब चीज़ों के लिए 1 मैक की स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्लस होती है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अभी हाल ही में यूक्रेन ने ये मिसाइल डेवलप की है, या ध्यान रखना फ्लेमिंगो मिसाइल की इसकी कैपिटल है यूक्रेन की, सभी लोग जानते हैं जो है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर जेलेंस्की, और इसकी प्राइम मिनिस्टर भी कुछ समय पहले ही बनी है 2 महीने पहले, जिनका नाम है यूलिया सवाडेंको। इनका नाम जरूर याद रखना आप लोग जो है। ये है आपका यूक्रेन जो है, जो कि रसिया से अलग होके यूएसएसआर से अलग होके आपका 1991 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बना था। वर्तमान में रशिया और यूक्रेन का वॉर लगातार चल रहा है नाटो की सदस्यता के चक्कर में। ये सारी बातें आप लोग जानते ही होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने ओपेक 19 नाम का जासूसी जो उपग्रह है उसको लॉन्च कर दिया है? तो आप जानते हैं एक देश है जिसका नाम है आपके इजराइल। इजराइल 1948 में फॉर्मेशन हुआ था इस कंट्री का जो है, आप सभी लोगों को मालूम है यहूदियों का देश है इजराइल, जिसकी कैपिटल है यरूशलेम जो है। फिलिस्तीन की कैपिटल भी यरूशलेम ही है, ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। लेकिन इजराइल अब नई कैपिटल डेवलप कर रहा है अपनी, जिसका नाम है तेल अवीव, और फिलिस्तीन भी अपनी एक नई कैपिटल डेवलप कर रहा है जिसकी नाम है रामल्ला। यानी दोनों देश तब अब जो है नई नई कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। यरूशलेम दोनों की कंबाइंड कैपिटल है, दोनों के बीच इसी चीज़ का विवाद है, और सभी लोग समझते हैं इस चीज़ के लिए कि यहूदी लोग जब जो है आए थे तो उन्होंने फिलिस्तीन देश के अंदर ही शरण ली थी और एक नया देश बना दिया था 1945 के बाद ही 3 साल बाद, जिसका नाम 1948 में जिसका नाम रखा गया था इजराइल। इसकी कैपिटल है आप लोगों की वर्तमान में यरूशलेम। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है आपके इसहाक हर्जोग। तो अभी हाल ही में इजराइल ने एक जासूसी उपग्रह डेवलप कर दिया है, ये पृथ्वी पे के कक्षा में लगाया जाएगा, इजराइल की सेफ्टी का काम करेगा, ये ध्यान रखना है। और ये ओपेक 19 नाम का एक जासूसी उपग्रह है, ये जासूसी का काम करेगा, ये देखेगा कि कोई हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा नाम है ओपेक 19, ध्यान रखना। ये एक सैन्य जासूसी उपग्रह होगा, ये सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक पर आधारित है, रात दिन सभी मौसम की क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है, और इजराइल के अंदर 50 सेंटीमीटर छोटी वस्तु को भी देखने में ये सक्षम है, जिसका नाम है आप लोगों के कौन सा उपग्रह जो है ओपेक 19 उपग्रह, ध्यान रखना। साबित रॉकेट से इसके लिए छोड़ा गया है वहाँ पे। अच्छा एक बात और याद रखना, एग्जाम में अक्सर आता है कि मौशैफ किस देश की एक्चुअल में इंटरनेशनल आपकी खुफिया एजेंसी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इजराइल। जबकि इजराइल के अंदर एक नेशनल सिनवेट के नाम से एक खुफिया एजेंसी भी है, और एक सैन्य आप लोगों की सुरक्षा एजेंसी भी है जिसका नाम है अमन। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इजराइल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान देना इन सब बातों के ऊपर। ये रहा आप लोगों का इजराइल, ठीक है। ये इजराइल है आप लोगों के, जो ईरान के बगल में बना हुआ है, मध्य एशियाई देश है, ध्यान रखना। और इसके कैपिटल पीएम और राष्ट्रपति मैंने आप लोगों के लिए बताई दिए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर दिए हुए हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इजराइल से संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार के यहाँ पे विविध मैंने यहाँ पे लिख दी है, थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिएगा। जैसे ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया था इन्होंने ईरान पर परमाणु स्थलों और सैन्य जो उसके प्रतिष्ठान हैं उनको क्षतिग्रस्त करने के लिए। ऑपरेशन टू प्रॉमिस चलाया था ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 आरक्षक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आप सभी लोग जानते हैं चंद्रबाबू नायडू, और ये हमारे देश के सबसे अमीर सबसे रिच चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो इन्हें बताया गया है पूरे भारत का सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक अंतरिक्ष एक शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, और एक अंतरिक्ष शहर बनाया जाएगा तिरुपति के अंदर, और जो मक्सरा जो सिटी है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर 2 रक्षा निर्माण केंद्र बनाए जाएंगे। और ये एक अंतरिक्ष शहर 2 रक्षा निर्माण जो केंद्र बनेंगे, ये एक भारत की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जो कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी कही जाती है, जिसका नाम है स्काईरूट एयरोस्पेस, उसके सहयोग से ये बनाए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। इससे ये होगा कि स्काईरूट एयरोस्पेस जैसे
जो छोटे आप लोगों के अंतरिक्ष एजेंसियां हैं ये अपने छोटे छोटे उपग्रहों के लिए यहीं से लॉन्च करेंगी, जबकि देश के अंदर सरकारी आप लोगों की स्पेस एजेंसी एक ही है जिसका नाम है इसरो, जिसका लॉन्चिंग सेंटर बना हुआ है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, आप लोग जिस बात को जानते हैं जो है, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने दी हुई हैं। अच्छा, स्काईरूट एयर स्पेस के बारे में आप लोग ध्यान रखना, 2018 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर्स का हैदराबाद में बना हुआ है। पवन चंदाना और आप लोगों के क्या नाम है इनका जो है नागा डाका, ये इसके कौन है फाउंडर है, इनका नाम जरूर याद रखना। स्काईरूट एरोस्पेस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी कही जाती है, ध्यान देना आप लोग इस चीज पे, स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। इसके बाद में अपन लोग ध्यान रखते हैं, चूंकि आंध्र प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला है, सबसे पुराना राज्य है, लेकिन इसकी राजधानी सबसे नई है। 2019 में इसकी राजधानी बनी थी, सबसे नई जो है, क्योंकि इसकी राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, जो कि अब तेलंगाना की कैपिटल हो गई है। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है जिसकी सबसे पुरानी राजधानी बन गई है, जबकि अमरावती 2019 में कैपिटल बनी किसकी, आप लोगों की सबसे पुराने राज्य किसकी, आंध्र प्रदेश की, ध्यान रखना है। इसके गवर्नर है आप लोगों के कौन जो है, आरिफ, जिसका नाम है आप लोगों के एस अब्दुल नजीर, इनका नाम जरूर याद रखना। तो ये है आप लोगों के आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ आप लोगों के यहाँ पे मैंने करंट अफेयर के कुछ रिवीजन स्लाइड यहाँ पे लगा दी हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान, इसको आप लोग थोड़े से देख लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लो अभी हाल ही में देश के शिक्षा मंत्री ने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो है वो स्थापित किया है। अटल नवाचार मिशन जो है भारत के अंदर स्कूल और कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं इन सब लोगों के लिए डिस्कवरी, नवोन्मेष, इनोवेशन, नई नई खोज करने के लिए ये खुद से कुछ नई नई खोजें करें, स्कूल के माध्यम से ही, स्कूल में ही जो है, कॉलेज में ही कुछ नई नई चीज़ों को खोजें जो है, उनके अंदर नए नए इनोवेशन करने की, नई नई डिस्कवरी करने की जो है उनके अंदर क्वालिटी डेवलप हो। इसके लिए जैसे ही नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो 2015 में इन्होंने एक योजना लॉन्च की थी नीति आयोग के साथ मिलके, जिसका नाम है 2016 में लॉन्च की थी इन्होंने, जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, अपन लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अटल नवाचार मिशन। तो अभी हाल ही में ये जो अटल नवाचार मिशन है इसका एक कैंपस खोल दिया गया है। कहाँ पे खोला गया है? दुबई के अंदर खोला गया है। हमारे देश के अंदर एक आईआईटी है जिसका नाम है आईआईटी दिल्ली। इस आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस बना हुआ है दुबई के अंदर जो है। इसी आईआईटी दिल्ली के दुबई कैंपस में स्थापित किया गया है देश के पहले विदेशी अटल नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन की केंद्र खोला गया है। कहाँ पे? आप लोगों के यूएई में। और इसकी आपके जो मतलब कह सकता हूं मैं, इसको इनोग्रेट किया हुआ है, इसको उद्घाटन किया हुआ है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। जरूर ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन की, और थोड़ा सा अपन इस क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूएई में आईआईटी दिल्ली के कैंपस में इसकी आधारशिला रखी है, और इसका उद्देश्य है हमारे यानी भारतीय और जो अबू धाबी की संस्कृति है यानी कि जो अरबियन संस्कृति है वहाँ की, इन लोगों के बीच एक ब्रिज बनाना, ताकि हम और वो मिलकर साथ में इनोवेशन को, नए नए इनोवेशन करें। ध्यान रखना आप लोग। नीति आयोग के सहयोग से ही ये मिशन लॉन्च किया था 2016 में। ध्यान रखना है स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए जो है शोध के लिए, उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, नीति आयोग के बारे में अपन लोग जानते हैं, हमारी सरकार का, हमारे देश का एक थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग। दरअसल नीति आयोग को योजना आयोग के रिप्लेस करके बनाया गया था। योजना आयोग का फॉर्मेशन 25 मार्च 1950 को हुआ था। 12 पंचवर्षीय योजनाएं इसने लॉन्च की थी, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक के बीच चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही इसको खत्म कर दिया और 1 जनवरी से 2025 को हमारे देश के अंदर योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग लेके आए जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना। वो 5 ईयर प्लानिंग बनाता था, ये 3-3 साल की, 1-1 साल की, 6-6 महीने की छोटी छोटी योजनाएं बनाएगा। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं जो है वो इसके सर्वा होते हैं, मैन एग्जीक्यूटिव है बड़ी होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर सुमन बेरी, और इसके सीईओ हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना, मैं वर्तमान की पोजीशन की आपकी बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, अटल इनोवेशन मिशन अभी हाल ही में भारत सरकार ने इसका, ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल इनोवेशन मिशन के तहत पहला विदेशी सेंटर आप कहाँ खोल दिया गया है? आप लोगों के दुबई में खोल दिया गया है, आपको तो ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा हूँ यूएई की, इसकी कैपिटल सब लोग जानते हैं अबू धाबी है। दिरहम यहाँ की क्या है? करेंसी है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जावेद अल नाहयान। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम यहाँ के कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया हुआ है।
मैप जो है। इसी प्रकार की विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल जो भी इंफॉर्मेशन है या टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के सामने पर डे लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ में। थैंक यू सो मच।